ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। क्या लिखा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम कॉन्टिंजेंट कहते हैं, क्यों, और उसका एग्जाम्पल देके हमें एक्सप्लेन करना है। Application of principle depends upon situation. Example, remuneration depends on company's capacity and market wages. तो यहाँ पे हम लोग रिपीटेटिवली क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सिनेरियो के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वे में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमें बताया रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब जो सैलरी, वेजेस, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को, स्टाफ को, वर्कर्स को दिया जाता है वो रेम्यूनरेशन के अंदर आ जाता है। वो डिपेंड करता है कंपनी की कैपेसिटी के ऊपर और मार्केट वेजेस के ऊपर। ठीक है, कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी है पर्टिकुलर वर्कर को उतना वो दे पाएगी क्या या नहीं दे पाएगी जितना उसका बनता है। ठीक है, और वो काम करने के लिए मार्केट में कितना पे किया जाता है उतना ही उसको पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर लेबरर है, ठीक है, जो कोई काम करता है, ठीक है, जो भी बेसिकली समझो कि अनस्किल्ड लेबर है और वो हमारे यहाँ पे रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे समझो रखा है, लेकिन हम उसको जो पैसे देते हैं, जो उसको सैलरी एज सैलरी देते हैं, वो हमें डेली बेसिस पे देते हैं, मतलब वेजेस देते हैं। ठीक है, तो हम उसको वेजेस दे रहे हैं, रेगुलरली दे रहे हैं। तो अगर मार्केट में लेबर को वही काम करने के लिए लेबर को 1500 रुपीज पर डे मिलते हैं, जहाँ पे वो 8 घंटा काम करते हैं, तो आप उनको 1200 रुपीज नहीं दे सकते। मतलब आप क्या कर रहे हो, उनको कम पैसे दे रहे हो और एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है, तो उनके साथ गलत नहीं करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। लेकिन ये इस जगह पे आपको ये भी सोचना है कि आपके कंपनी की उतनी कैपेसिटी है क्या, क्या पर डे का उनको 1500 रुपीज दे सकते हो उस काम का। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपको उनके वर्किंग आवर्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर उनके ऊपर जो वर्कलोड है उसको कम करना पड़ेगा। फिर आप जो भी उनको पे कर रहे हो वो फेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 1000 रुपीज पेयर कर रहे हो तो आप उनको 8 घंटा काम मत कराओ, उनको 6 घंटा काम कराओ, या फिर 8 घंटा काम करा रहे हो तो बीच में 2-3 ब्रेक्स दे दो। ठीक है, आधे आधे घंटे के, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो यही हमें कॉन्टेंजेंट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाता है कि हमें हर एक सिचुएशन में अलग अलग प्रकार अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ती है एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हर जगह पे हम रिजिडली सब कुछ सेम यूज नहीं कर सकते, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे रेम्यूनरेशन के केस में कंपनी को देखना है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है और मार्केट में क्या वेजेस के रेट चल रहे हैं, उस हिसाब से वो एम्प्लॉयज को पे करेंगे। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद एग्जांपल। यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, स्केलर चेन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी 14 प्रिंसिपल्स के ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स के अंदर के ही ये प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे इसमें भी रिपीट हो रहा है, कभी कभी फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है, तो वो बेस्ट मुझे तो लगता है, क्योंकि बच्चे पढ़ के जाते हैं। मैंने बताया ये हीरो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से आपको आते हैं सारे, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा अच्छे से लिख के आओगे। मुझे बिल्कुल भी कोई भी इसमें डाउट नहीं है ना, गारंटी है कि आप अच्छा लिख के आओगे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट पास करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा, एक स्टेटमेंट दी जाती है और स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको कभी कभी पहचानना होता है, या फिर ऑलरेडी दिया होता है कि ये यूनिटी ऑफ कमांड है तो एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो कभी कभी एक आपको पर्टिकुलर प्रिंसिपल डिफाइन करने बोलते हैं, या फिर स्टेटमेंट एग्जाम्पल आपको देने के लिए बोलते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट पास करते हैं जिसमें ऑलरेडी वो चीज लिखी होती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन हर एक वे में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हर एक इसके डेफिनेशन लिखने हैं। जैसे सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड हमने किया है ऑलरेडी, कि जहां पे एक बॉस होता है और वो एक ही बॉस ऑर्डर्स देता है। ठीक है, या फिर कमांड करता है अपने जो भी उसके नीचे जो काम कर रहा है। ठीक है, जो भी वर्कर है या जो भी एम्प्लॉय है उसको वो कमांड करता है, और वो ही जो भी एम्प्लॉय है, जो पर्टिकुलर एक बॉस उसको कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वो उसी बॉस को जाके रिपोर्ट करता है, उसी बॉस को जाके अपने प्रॉब्लम्स बताता है कि ये ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है या ये हमने काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होती है, जो कंफ्यूजन होना होता है वो अवॉइड हो जाता है। ठीक है, अगर 4 बॉस को रिपोर्ट करेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, केओस क्रिएट हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, अवॉइड करते हैं।
इक्विटी, फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट टू ऑल। तो इक्विटी का मतलब क्या है कि जो सारे लोग होते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ हमें अच्छे से रिस्पेक्टफुली, काइंड वे में, फेयर वे में ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, और किसी को भी इल ट्रीट नहीं करना चाहिए कोई भी वे में, ठीक है। तो ये हमें इक्विटी ये कॉन्सेप्ट सिखाती है, समझाती है। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हर एक इंसान के साथ, ठीक है, इवन वो एक्सटर्नल पे भी आ जाता है ना, सिर्फ इंटरनल स्टाफ की नहीं बात कर रही मैं, लेकिन एक्सटर्नल अगर सप्लायर है, कस्टमर है, उनके साथ भी हमको बहुत अच्छे से व्यवहार करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से बिहेव करना है, और बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है कि जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाएंगी, फिर आप प्रॉब्लम्स में आ जाओगे, आपका बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाएगा। फिर वो सारी चीजें को अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है, ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है इक्विटी, ठीक है। फिर है स्केलर चेन, फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हमें क्या बताता है स्केलर चेन, कि चेन होता है, प्रॉपर ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजी होती है, कि आपको अगर कुछ काम दिया गया है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद आपके मैनेजर को बताओगे, या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप मैनेजर को पूछोगे, डायरेक्टली ओनर के पास नहीं जाओगे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अगर आपको कुछ नई आइडिया आई है, आपको कोई नया सजेशन है, तो आप अपने मैनेजर को बताओगे, तो मैनेजर फिर उसके मैनेजर को बताएगा, और जो मैनेजर है टॉप लेवल का, वो जाके जो ओनर है बिजनेस का, ठीक है, या फिर जो भी डायरेक्टर है उसको जाके बताएगा। तो एक ऑर्डर होता है, आप डायरेक्टली डायरेक्टर के पास जाओगे तो बीच के लोग ऐसे सोचेंगे, यार ये इसने मुझे क्यों रिपोर्ट नहीं किया, इसने मुझे क्यों नहीं बताया, इसने मुझे पहले बताना चाहिए था, फिर मैं आगे बताता, ऊपर वाले अथॉरिटीज को बताता, ठीक है। तो ये जो चेन है वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, कोई भी केस हो, ठीक है। अगर आपके पास न्यू आइडिया सजेशन हो, या फिर आपके पास कुछ भी आपका खुद का पर्सनल प्रॉब्लम हो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, ठीक है, जो वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह हम बात करते हैं, तो कोई भी प्रकार के XYZ चीजें हो, आपको आपकी इमीडिएट बॉस को ही बताना है, डायरेक्टली CEO CFO के पास नहीं जाना, ठीक है। तो ये हमें सिखाता है ये कॉन्सेप्ट स्केलर चेन, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Scientific management aims to reduce cost and increases efficiency. Explain any 4 techniques. तो ये 4 टेक्निक्स हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की है। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इसमें ना 4-5 ही चीजें हैं, ठीक है। एक हेनरी फ्योल का है, ठीक है, 14 प्रिंसिपल, फिर हम लोग टेलर के जो प्रिंसिपल्स है, फिर ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी टेलर के अंदर ही आता है। तो कुछ भी और कुछ 4-5 ही चीजें आएंगे, तो और मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया। तो इतना ही आपको पढ़ना है, यही रिपीटेटिवली आता है। तो ऐसे ना चैप्टर तो फायदा उठाओ आपको, ठीक है। वही 4 चीजें आपको पढ़नी है, वही रिपीट आएंगी, वही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाएंगी। आपको ये 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, है ना, आपके कोई मार्क्स ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता, ये सारे मार्क्स आपके होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 4-5 ही कॉन्सेप्ट है, उसके सब टॉपिक्स के अंदर वही पढ़ना है, वही रिपीटेटिव पढ़ो, ठीक है। आपके पास कंटेंट तो सारा है, हम सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया लास्ट क्लास में कि पूरे चैप्टर के सारे पर्टिकुलर पार्ट वाइज नोट्स है ना, आपके लिए वीडियोस बनाए गए जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वन शॉट में एग्जाम्पल्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप भी आपके पेपर में सेम एग्जाम्पल लिख सको, या फिर आपके एग्जाम्पल्स आप बना के लिख सको, और भी बहुत अच्छा पेपर दिखेगा, प्रेजेंटेबल दिखेगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे आंसर के साथ। क्या क्या है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो यहाँ पे टाइम स्टडी क्या बताता है, फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब। तो जॉब के लिए एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। आपको पता ही है कि जैसे कॉर्पोरेट में, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो होता है, वहां पे 9 to 6 का एक जॉब टाइमिंग होता है, जहाँ पे उतने ही टाइम में लोग काम करते हैं। कुछ कुछ लोग फिर एक्स्ट्रा कोई टाइम काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम दिया जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, नॉन मॉनिटर बेनिफिट्स वगैरह। तो वो कहाँ पे आता है, टाइम स्टडी में आता है। कि देखो टाइम स्टडी में क्या रिकॉग्नाइज कर किया है, क्या एनालाइज किया है, कि एक पर्टिकुलर जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन है, वो पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद काम नहीं कर पाता, उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। एक इंसान 8 घंटे के बाद ना खुद ही डल होने लग जाता है कि अरे यार इसके बाद मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझसे काम नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए। तो इसीलिए टाइम स्टडी हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये पर्टिकुलर टाइम आर की, ये ड्यूरेशन पर्टिकुलर ही काफी सही है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को काम करने के लिए, ठीक है। फिर है मोशन स्टडी, एलिमेंट अननेसेसरी मूवमेंट। हाँ, एलिमिनेट आएगा, वो एलिमेंट्स नहीं आएगा, एलिमिनेट आएगा, मतलब निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे आप एलिमिनेट लिख देना,
ठीक है, तो एलिमिनेट करता है अननेसेसरी मूवमेंट को, निकाल देता है। ठीक है, मतलब क्या है, मोशन स्टडी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि देखो कोई भी जो वर्कर है उसको अननेसेसरी काम करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसको कुछ डिलीवर करना है, तो उसका जो डिलीवरी वाला रूट है वो काफी पास है, शॉर्टकट से वो जा सकता है, लेकिन फिर भी वो घूम के उसको भेजा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा उसका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो पर्टिकुलर पार्ट है वो यहाँ पे हम लोग सेव करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी हम यूज करते हैं ना, अननेसेसरी एनर्जी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त, तो उसको हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो ये मोशन स्टडी हमें बताता है। फिर है फटीग स्टडी, प्रोवाइड रेस्ट ब्रेक्स। तो देखो जैसे मैंने बताया कि हर एक एम्प्लॉय का एक एफिशिएंसी लेवल होता है। ठीक है, कि ये इतना ही एफिशिएंट 8 घंटे ही काम कर सकता है, उसके बाद अगर काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी डिमिनिश हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, फिर इनएफिशिएंट होने लग जाएगा, फिर नहीं होता है पर्टिकुलर, है ना। आपका खुद का, आप 1 घंटा पढ़ने बैठो, कंटिन्यूस 1 घंटा आप पढ़ाई करोगे तो उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको 15-20 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो यहाँ पे भी यही है, ऑर्गेनाइजेशन में यही किया जाता है कि हर एक जो एम्प्लॉय है उसको ब्रेक दिए जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो जिम होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्ले एरिया होता है ना, फन एरिया होता है जहाँ पे इंडोर गेम्स वगैरह रखे जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज बीच बीच में जाके थोड़ा ब्रेक एंजॉय करे। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। और ये सब कुछ हमें कहाँ पे सीखने मिलता है, देखने मिलता है, फटीग स्टडी में। ठीक है, फिर डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये यूज किया जाता है बहुत जगह पे। हायर वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर्स। तो डिफरेंशियल वेट सिस्टम में कैसे होता है कि आप ऐसे एम्प्लॉयज को जो ज्यादा काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको क्या करते हो, आप हायर वेजेस देते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज है ना वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा वो टू द मार्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, कि अप टू द मार्क परफॉर्म करेंगे कि नहीं यार मैं इतना अच्छा काम करूंगा तो मुझे और बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, मॉनिटरी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी हो सकते हैं, लेकिन आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ज्यादा पे करोगे, ज्यादा वेजेस दोगे जो अच्छा काम कर रहा है, एफिशिएंट काम कर रहा है। ठीक है, तभी ही एम्प्लॉय जो है वो और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर है एक्सप्लेन प्योर्स प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, प्योर प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन, स्पिरिट, डिकॉप्स। तो वही है, फिर से प्योर के प्रिंसिपल्स। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट हमने किए, यहाँ पे फिर से हमको वो बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करो। तो वही है कि हमें डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, डिसिप्लिन क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है, स्पिरिट दी कॉप्स क्या है, वो हमें एक्सप्लेन करो, बताओ, डिफाइन करो। तो वो हमने लिखा है शॉर्ट में, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, स्पेशलाइजेशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान को काम डिवाइड करके दिया होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके स्किल्स, उसका नॉलेज, उसका क्वालिफिकेशन, उसका इंटरेस्ट, कि हमें पता है कि ये काम ये पर्टिकुलर बंदा सही तरीके से करेगा और मुझे अच्छा रिजल्ट लाके देगा, क्योंकि उसने उस चीज के बारे में पढ़ा है, उसको इस चीज का एक्सपीरियंस है, उसने वो काम किया हुआ है, तो वो अच्छा रिजल्ट लाके देगा। तो इसीलिए हम पर्टिकुलर उस इंसान को काम देते हैं वो जो जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है ना, हम बोलते हैं ये स्पेशलिस्ट है, इसने बहुत अच्छा कर दिया है ना, स्पेसिफिकली वो यही काम करता है, रेगुलरली वो वही काम करता है, तो उसको बहुत अच्छे से आता है। तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन हमारा जो काम है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। ठीक है, फिर है डिसिप्लिन, ओबीडियंस टू रूल्स एंश्योर स्मूथ वर्क। तो डिसिप्लिन अगर होगा काम में तो ही आप प्रॉपरली स्मूथ ऑपरेशंस को देख पाओगे आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर कोई भी जो एम्प्लॉय है वो कुछ भी टाइम पे उठ के आ रहा है ना, कैसे भी काम कर रहा है, पहले जल्दी ही चले जा रहा है, तो फिर क्या होगा, उसका काम जो है, उसके हिस्से का जो काम है वो भी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है ना, वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे कभी भी नहीं चलता। ठीक है, हर एक चीज की रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और वो आप जब फॉलो करोगे तो आप खुद से ही देखोगे, पैटर्न देखोगे कि आप काफी इंप्रूव कर रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें एनहांस हो रही है। ठीक है, फिर है फटीग स्टडी, प्रोवाइड रेस्ट ब्रेक। तो ये हमने यहाँ पे कवर किया, सेम ही चीज है फटीग स्टडी। ओके सॉरी, तो ये रिपीट हो गया है। ओके ओके ओके, तो ये फटीग का जो डिफरेंशियल पेज, ये मैंने गलती से रिपीट कर दिया है, तो आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि क्लास तो हमारे जो 2 पॉइंट्स रह गए थे,
रेम्यूनरेशन और ई स्पिरिट दी कॉप्स, तो देखो आप बार बार देख सकते हो कि यही जो कॉन्सेप्ट है बार बार रिपीट हो रहा है, जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स है वही ज्यादातर रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से करो, ठीक है। यही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्यादातर आ रहे हैं। रेम्यूनरेशन हमने पढ़ा है कि फेयर पे देना है, ठीक है, और उसके वजह से हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रहते हैं। स्पिरिट दी कॉप्स हमें क्या सिखाता है, क्या कॉन्सेप्ट बताता है कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है, टीम वर्क होना चाहिए और टीम में ट्रस्ट होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, वो इंश्योर करता है यूनिटी और हार्मनी को, ठीक है, कि हमारे जो कंपनी में डिस्प्यूट्स होने वाले होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले होंगे, वो इसके वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर वर्कर्स गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स मैनेजर्स एट द सेम टाइम एंड बिकम्स कंफ्यूज्ड। तो देखो एक आपको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, और स्टेटमेंट को, सिचुएशन को आपको समझना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको आंसर करना है, ठीक है। जैसे एक शॉर्ट पैराग्राफ आप कैसे करते हो कि पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस नीचे दिए होते हैं उसको आप सॉल्व करते हो, तो ऐसे प्रकार की एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और वो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये आप काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए तभी आप उसको लिख पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ भी आ सकता है, तो कुछ आए हुए हैं लास्ट ईयर पेपर्स में, तो उनको हमने लाके आपके लिए यहाँ पे लिखा है आपके लिए, ताकि आप भी इसको रिवाइज कर सको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल वायलेटेड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, व्हाई इज वायलेशन हार्मफुल। तो पहले तो एक स्टेटमेंट दिया है कि वर्कर्स जो है उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो एक ही इट्स मैनेजर्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मैनेजर्स से मिल रहे हैं और एक ही टाइम पे मिल रहे हैं और उसके वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, वर्कर है, उन वर्कर्स को बहुत सारे मैनेजर्स एक ही टाइम पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उनके वजह से उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ऑब्वियसली ये यूनिटी ऑफ कमांड जो है उस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड हमें सिखाता है कि एक मैनेजर एक ही वर्कर को एक टाइम पे, एक ही वर्कर को वो जो भी है कमांड देगा, ऑर्डर देगा और वही जो वर्कर है वो उसको रिपोर्ट करेगा, वही पर्टिकुलर मैनेजर को, 4 मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेगा, 4 मैनेजर उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या बताते हैं, वन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, तो एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ने ऑर्डर देना चाहिए ताकि हम लोग ये जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको हटा सके, एलिमिनेट कर सके, ठीक है। फिर है क्यों वायलेशन हार्मफुल है, वायलेशन कम कॉजेस कंफ्यूजन, मिस्टेक्स एंड इनएफिशिएंसी। तो वायलेशन, इस वायलेशन की वजह से हमेशा जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, मिस्टेक्स, फिर वो गलतियां करने लग जाते हैं क्योंकि 4 मैनेजर्स का सुनेंगे तो गलती तो पक्का होगी ही, और इनएफिशिएंसी हो जाती है, फिर वो खुद भी डिमोटिवेट होने लग जाते हैं कंफ्यूज होके कि अभी मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। फिर कंपनी मोटिवेट्स एम्प्लॉयज बाय फेयर वेजेस एंड प्रमोट्स द टीम स्पिरिट। स्टेट द 2 प्रिंसिपल्स अप्लाइड, तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल कौन से अप्लाई हुए स्टेटमेंट में वो बताना है, फिर उनको एक्सप्लेन करना है। क्या है, कंपनी मोटिवेट्स एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि उनको फेयर वेज मिले, फेयर वेज की बात हो रही है तो रेम्यूनरेशन आएगा। प्रमोट्स टीम स्पिरिट, तो टीम स्पिरिट प्रमोट करे तो स्पिरिट दी कॉप्स आएगा, तो 2 प्रिंसिपल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। फिर उसको एक्सप्लेन कैसे किया, फेयर वेजेस कीप्स एम्प्लॉयज मोटिवेटेड सेटिस्फाइड, ऐसे ही वर्ड्स लिखने हैं आपको रेम्यूनरेशन में, और टीम स्पिरिट की वजह से यूनिटी हार्मनी क्रिएट होती है, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। फिर है अ सुपीरियर टेल वर्कर्स टू यूज चीप रॉ मटेरियल व्हाइल अनदर इंसिस्ट while another insist on quality, workers are confused, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर एक वर्कर को क्या बोलता है कि चीप रॉ मटेरियल यूज करो, ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है कि क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है, और उसके वजह से वर्कर क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है और हमें उसका इंपॉर्टेंस बताना है। तो यहाँ पे 2 जो सुपीरियर है वो एक वर्कर को काम बता रहे हैं, एक सुपीरियर बोल रहा है कि जो तो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो प्रोडक्ट चीप क्वालिटी का यूज कर ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ा अच्छा प्रोडक्ट यूज करने की, रॉ मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं। और दूसरा जो सुपीरियर है वो उसको जाके बोल रहा है नहीं, ऐसे चीप क्वालिटी प्रोडक्ट हम नहीं यूज कर सकते, रॉ मटेरियल नहीं यूज कर सकते उसको बनाने के लिए, तो अच्छा रॉ मटेरियल यूज कर। तो अभी वो कंफ्यूज हो गया किसका सुनना चाहिए, दोनों भी मेरे बॉस है, दोनों भी मेरे सुपीरियर है, तो यहाँ पे उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और फिर उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड,
और एक्सप्लेनेशन अगर हम देंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ओनली वन वर्ड शुड गिव इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, यही फिर से हमने रिपीट कर लिया। फिर है असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन में एक स्टेटमेंट होती है, उस असर्शन वो स्टेटमेंट का रीजन दिया जाता है। अगर दोनों भी सही होते हैं तो आप दोनों को भी सही लिखते हो कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी असर्शन। ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, तो हम देखते हैं कि क्या असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए थे पहले वाले बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट नॉट रिजिड रूल्स। तो क्या लगता है स्टेटमेंट सही है कि नहीं? अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। असर्शन रीजन सिंपली आते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत रेयर केस में थोड़े ट्रिकी आते हैं, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है। अगर आप 4 बार उस क्वेश्चन को पढ़ोगे रिपीटेटिवली तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन यूजुअली सिंपली होते हैं। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर का तो आपको इजीली आप असर्शन रीजन स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऐसे गाइडलाइंस है जो हमें यूज करने हैं, लेकिन वो रिजिड रूल्स नहीं है। तो सही है ना। हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारे लिए गाइडलाइन है कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमेशा रिजिड नहीं होते। हमारे हमेशा क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। हम हमारे सिचुएशन के हिसाब से उनको यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट काफी सही है। दे आर फॉर्म्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये क्यों स्टेटमेंट पास की गई, क्यों ये बताया जाता है? क्योंकि वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके ये ढूंढा गया, एनालाइज कर किया गया है कि ये ऐसे ही काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऐसे ही फ्लेक्सिबली ही काम करेगा। तो ये भी सही है रीजन इसका कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हमने आंसर लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दी ए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट असर्शन, प्योर्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। प्योर का जो प्रिंसिपल है इक्विटी, वो क्या हमें सिखाता है, बताने की कोशिश करता है कॉन्सेप्ट कि जो सारे लोग होते हैं वो हमारे लिए इक्वल है, सबके साथ हमें फेयर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ भी बायस बिहेव नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट काफी सही है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए एम्प्लॉयज को। रीजन क्या दिया है? इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स। तो ये तो एकदम उल्टा हो गया है ना। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, जो तो हमें करना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है, जो रीजन दिया गया है असर्शन का, वो गलत है। इसलिए हमने ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स ऐसे लिखा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। इनको नोट डाउन करो और इसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इसको गो थ्रू करते रहो। जब आप फिर से रिवीजन करने बैठोगे तो ये वाले जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करोगे, काफी बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मे बी इनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, चांसेस है। तो इसलिए और भी चैप्टर के हमारे वन शॉट वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो ताकि वो लोग भी ये क्वेश्चन आंसर्स को अवेल कर सके, आप लोग मिलके पढ़ सको। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।